नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि जो दवाई हम अपनी जान बचाने के लिए रोज खाते हैं वही हमें धोखा दे सकती है। एक ऐसी दुनिया जहां सस्ता इलाज बनाने के चक्कर में झूठ का जाल बिछा दिया गया और उस जाल में फंस गई हमारी सेहत। आज हम लेकर आए हैं बॉटल ऑफ लाइफ की कहानी, एक किताब जो खोलती है जेनरिक दवाइयों के काले राज। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये 15 से 20 मिनट का सफर आपके दिल और दिमाग को हिला देगा। तो शुरू करते हैं। बॉटल ऑफ लाइज, जिसे लिखा है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कैथरीन एबन ने, एक ऐसी किताब है जो जेनरिक दवाइयों की दुनिया के पीछे छुपे सच को सामने लाती है। ये कहानी है भारत की सबसे बड़ी ड्रग कंपनी रैनबैक्सी की, जिसकी वजह से दुनिया भर में लोगों की जान खतरे में पड़ गई। इस किताब के 12 अध्यायों में हमें दिखता है कि कैसे कॉरपोरेट लालच और कमजोर नियमों ने एक बड़ा फ्रॉड पैदा किया। हर अध्याय एक नया खुलासा है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। अध्याय 1, शिफ्टिंग ग्राउंड, हमें मिलवाता है दिनेश ठाकुर से, जो ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब में काम कर रहा था, एक कंपनी जो नई दवाइयों पर फोकस करती थी। लेकिन एक दिन उसके बॉस रश्मि बार भैया ने उससे पूछा, क्यों ना रैनबैक्सी ज्वाइन करो। रैनबैक्सी जो जेनरिक ड्रग्स बनाती थी, यानी सस्ती दवाइयां सबके लिए। दिनेश के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वो अपना सेफ करियर छोड़कर इस नए रास्ते पर चले। फिर आता है अध्याय 2, एद गोल्ड रश। यहां से शुरू होती है रैनबैक्सी की लिपिटर, एक ब्लॉकबस्टर कोलेस्ट्रॉल ड्रग की सस्ती कॉपी बनाने की रेस। अमेरिका के हैच-वैक्समैन एक्ट के तहत जो पहले जेनरिक वर्जन बनाता उससे बड़ा प्रॉफिट मिलता। लेकिन ये रेस सिर्फ पैसों के लिए नहीं थी। रैनबैक्सी ने जल्दी में क्वालिटी को नजरअंदाज कर दिया। दवा में कमी थी, फिर भी लॉन्च कर दिया गया। ये एक ऐसा झूठ था जो आगे चलकर बहुत खतरनाक साबित हुआ। अध्याय 3, ए स्लम फॉर द रिच, हमें ले जाता है गुड़गांव, भारत में, जहां दिनेश ठाकुर रैनबैक्सी के लिए काम शुरू करता है। ये शहर एक तरफ अमीरी दिखाता था, पर दूसरी तरफ गंदगी और अव्यवस्था। यहां प्रेसिडेंट क्लिंटन भी आए रैनबैक्सी को शाबाशी देने के लिए, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्रीज को सस्ता एड्स का इलाज दे रही थी। लेकिन अंदर से कुछ और ही चल रहा था। अध्याय 4, द लैंग्वेज ऑफ क्वालिटी, हमें दिखाता है FDA, अमेरिका की ड्रग रेगुलेटरी बॉडी का काम। इंस्पेक्टर जॉस हर्नांडेज जैसे लोग फैक्ट्रियों को चेक करते थे, पर रैनबैक्सी में उन्हें साफ सफाई से ज्यादा झूठ मिला। FDA का फोकस था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर, लेकिन रैनबैक्सी इसे छुपाने में मास्टर थी। ये अध्याय बताता है कि क्वालिटी का मतलब सिर्फ दवा का रिजल्ट नहीं, बल्कि उसका बनने का तरीका भी होता है। अध्याय 5, रेड फ्लैग्स में दिनेश ठाकुर को शक होता है। रैनबैक्सी में डेटा झूठा बनाया जा रहा था, टेस्ट्स के रिजल्ट्स फेक थे। उसके बॉस ने उससे कहा, इसकी जांच करो। ये एक टर्निंग पॉइंट था। दिनेश को समझ आ गया कि ये कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के पीछे थी, सेफ्टी के लिए नहीं। फिर अध्याय 6, फ्रीडम फाइटर्स, हमें भारत के फार्मा इतिहास में ले जाता है। सिप्ला के डॉ यूसुफ हमीद जैसे लोग एड्स के लिए सस्ती दवाइयां बनाते थे। ये एक ह्यूमैनिटेरियन मिशन था। लेकिन रैनबैक्सी के फाउंडर भाई मोहन सिंह का फोकस था पैसा। 1970 का पेटेंट्स एक्ट भारत को जेनरिक ड्रग्स का हब बना गया, पर रैनबैक्सी ने इसका गलत फायदा उठाया। अध्याय 7, अंडर द स्ट्रीट लाइट में FDA रैनबैक्सी के प्लांट्स की जांच शुरू करती है। लेकिन रैनबैक्सी के लोग झूठ बोलने में एक्सपर्ट थे। फेक रिपोर्ट्स, छुपाए गए रिकॉर्ड्स। ये एक कैट एंड माउस गेम था। FDA को शक था, पर सबूत कम पड़ रहे थे। अध्याय 8, ए टेस्ट ऑफ एंड्योरेंस में ये गेम और टफ हो जाता है। रैनबैक्सी के एक प्लांट में इतने वायलेशंस मिले कि FDA ने उसे बैन कर दिया, लेकिन प्रेशर था। अमेरिका को सस्ती दवाइयां चाहिए थीं, तो रैनबैक्सी को छोड़ना पड़ा।
ये एक कॉम्प्रोमाइज था जो लोगों की जान के साथ खेला गया। अध्याय 9, द ग्रेट रेस में रैनबैक्सी और दूसरी कंपनियों के बीच एक और बड़ी कंपटीशन दिखाई देती है, सस्ता वियाग्रा बनाने की। लेकिन जल्दी के चक्कर में रैनबैक्सी ने फिर से शॉर्टकट्स लिए। ये रेस जीतने के लिए सेफ्टी को दांव पर लगा दिया गया। अध्याय 10, जिसका नाम है ए स्टडी इन ब्लैक, हमें रैनबैक्सी की उस काली दुनिया में ले जाता है जो अब तक छुपी हुई थी। ये वो पल है जब कहानी एक डरावने मोड़ लेती है, जहां सच्चाई के पीछे का अंधेरा धीरे धीरे उजागर होने लगता है। इस अध्याय में हमें एक व्हिसल ब्लोअर की आवाज सुनाई देती है, एक ऐसा शख्स जो कंपनी के अंदर की सड़ांत को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने जो खुलासा किया वो किसी झटके से कम नहीं था। उसने बताया कि रैनबैक्सी में टेस्ट्स को जानबूझकर फेल किया जा रहा था। जी हां, ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इसका मकसद था कंपनी के झूठ को छुपाना, वो झूठ जो दवाइयों की क्वालिटी और लोगों की जान से जुड़ा था। ये फ्रॉड कोई छोटा मोटा धोखा नहीं था, ये एक सिस्टमैटिक यानी पूरी तरह व्यवस्थित अपराध था, एक ऐसा जाल जिसमें हर तार आपस में जुड़ा हुआ था। फैक्ट्री के फ्लोर से लेकर ऊंचे ऑफिस की कुर्सियों तक हर लेवल पर लोग इस गंदे खेल में शामिल थे। लैब में काम करने वाले टेक्नीशियन जो टेस्ट्स करते थे, वो जानते थे कि डेटा को बदलना है। मैनेजर जो रिपोर्ट्स तैयार करते थे, वो फेक नंबर लिखने में माहिर थे। और ऊपर बैठे बड़े अधिकारी वो सब कुछ देखते हुए भी आंखें मूंदे हुए थे, क्योंकि उनके लिए प्रॉफिट ही सब कुछ था। इस अध्याय में हमें एक खास घटना का जिक्र मिलता है। व्हिसल ब्लोअर ने बताया कि एक बार जब टेस्ट्स के रिजल्ट सही नहीं आए, यानी दवा में कोई बड़ी खराबी पकड़ी गई, तो उसे ठीक करने की बजाय उस डेटा को गायब कर दिया गया। उसकी जगह नया झूठा डेटा तैयार किया गया जो ये दिखाए कि दवा बिल्कुल ठीक है। ये ऐसा था जैसे कोई डॉक्टर मरीज को बीमारी बताने की बजाय उसकी रिपोर्ट ही बदल दे। और ये सब इसलिए ताकि दवा मार्केट में बिक सके और रैनबैक्सी का नाम ऊंचा रहे। स्टडी इन ब्लैक हमें यह सिखाता है कि लालच की कोई सीमा नहीं होती। रैनबैक्सी जैसी कंपनी जो बाहर से सस्ती दवाइयों का मसीहा दिखती थी, अंदर से एक काला साम्राज्य बन चुकी थी। इस अध्याय का हर पन्ना हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी सेहत सच में सुरक्षित हाथों में है, और क्या एक अकेला व्हिसल ब्लोअर इस अंधेरे को पूरी तरह खत्म कर सकता है। अध्याय 11, मैप ऑफ द वर्ल्ड में दिनेश ठाकुर रैनबैक्सी छोड़ देता है और एफडीए को सब बताता है, लेकिन एफडीए की स्लो रिस्पॉन्स से वो परेशान हो जाता है। ये अध्याय दिखाता है कि फ्रॉड कितना ग्लोबल था। अफ्रीका से अमेरिका तक हर जगह रैनबैक्सी की दवाइयां पहुंच रही थीं। अध्याय 12, द फ्राउ ऑफ फार्मा रैनबैक्सी के सीईओ मलविंदर सिंह पर फोकस करता है। वो एक ऐसा आदमी था जो पैसों और पावर का भूखा था। एफडीए ने वायलेशंस पकड़े, पर पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से रैनबैक्सी को अप्रूवल मिलता रहा। ये एक ट्रेजेडी थी जहां पैसा जिंदगी से बड़ा हो गया। अध्याय 13, आउट ऑफ द शैडोज में एफडीए रैनबैक्सी के न्यू जर्सी हेडक्वार्टर्स पर रेड की तैयारी करती है। दिनेश ठाकुर एफडीए के साथ काम करता है, पर अपने परिवार की सेफ्टी के लिए डरता है। ये एक थ्रिलर जैसा मोमेंट था, सच सामने आने वाला था। अध्याय 14, डू नॉट गिव टू एफडीए मेन रेड होती है। रैनबैक्सी के अंदर पैनिक फैल जाता है। लोग व्हिसल ब्लोअर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। डॉक्यूमेंट्स पर लिखा होता है डू नॉट गिव टू एफडीए। ये एक सबूत था कि कंपनी झूठ छुपाने के लिए कितनी डेस्परेट थी। ये क्लाइमेक्स था जहां सच जीत गया। तो ये थी बॉटल ऑफ लाइज की कहानी। रैनबैक्सी को आखिर में $500 मिलियन का फाइन देना पड़ा और दिनेश ठाकुर एक हीरो बन गया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच के लिए काफी था? जेनेरिक ड्रग्स आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है, पर उन पर भरोसा कैसे करें? कैथरीन एबन कहती हैं कि कॉस्ट कटिंग और स्पीड के चक्कर में हमें मैन्युफैक्चरिंग सेफगार्ड्स और सख्त रेगुलेशंस चाहिए। इस किताब के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, जो दवाइयां हम खाते हैं क्या वो सच में सेफ हैं,
ये एक वेक अप कॉल है, न सिर्फ गवर्नमेंट्स के लिए बल्कि हम सबके लिए। दोस्तों, बॉटल ऑफ लाइज सिर्फ एक किताब नहीं, एक मूवमेंट है। ये हमें याद दिलाती है कि सच के बिना कोई भी सिस्टम टिक नहीं सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस किताब को जरूर पढ़ें। हर पेज पर एक नया खुलासा है। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ये डॉक्यूमेंट्री शेयर करना न भूलें। आखिर में एक सवाल आपके लिए, क्या आप अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं? सोचिए, बात कीजिए और बदलाव लाइए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और सच के साथ रहिए। नमस्ते।